आवाज़ बनी। बहन रियाना अदीब जी, पूरन कौर जी और बहनों और साथियों। मैं थोड़ा सा आप रियाना जी की बात कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जी 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 जी, मैं गुजारिश करूँगा रियाना जी से कि वो, मैं तो इसलिए चुप रहा। आजा आजा, नहीं ये तो मैं अभी बीच में कहता ही, ये तो समझ लें कि अगर माइक हाथ में है तो मैं उस स्टेज को स्टेज नहीं मानता जिसमें साझा ना हो। बहरहाल आपने उस याद दहानी करा कि अच्छा किया। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। जैसे कि कहा 2013 में मैं पाकिस्तान गया, उससे पहले यहाँ कामरेड अशोक चौधरी जी, संजय गर्ग और कई साथियों को इसी तारीख को ऐसे कुछ पहले लाहौर जाने का प्रोग्राम था। वहाँ एक मंटगोमरी जेल जो थी कभी, जहाँ कैद रहते भगत सिंह, वहाँ शाह आलमी चौक बन गया। जो बोल नहीं रहा है सर अब, हाँ जो बोल नहीं रहा तो वो चौक बना दिया गया। मतलब पाकिस्तान में ध्यान से जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज़ादी के बाद ये दोनों मुल्क कितने भी एक दूसरे के दुश्मन हो, कितने भी सरहदें खींची हो, आज़ादी के बाद उस नए पाकिस्तान में जो इस्लामिक राज्य कहलाता है, वहाँ आज भी भगत सिंह का आंदोलन जिंदा है। मैं उस जगह पे भी गया हूँ जहाँ मैंने पंजाबी में, गुरुमुखी में, उर्दू में और इंग्लिश में उसकी मांग आंदोलन चल रहा है कि उसको भगत सिंह चौक का नाम दिया जाए। वो आज भी चल रहा है और वो जो केस है भगत सिंह का, वो भी वहाँ कोर्ट में अभी है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि भगत सिंह जिसने जो नास्तिक था, भगत सिंह जिसे नास्तिक है, जिसे मुझे जो भी माने आप अच्छे से मान लें, जिसने उन सब चीज़ों को नहीं माना जिनको हम मानते हैं। आज की इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। मैं ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ, आज तो बहुत कुछ हो गया। आज तो भगत सिंह पे माला पहनाते हुए इसी सहारनपुर में घंटाघर पे जय श्री राम के नारे लगते हैं, भगत सिंह के नारे नहीं सुने लोगों ने। लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त सत्ता कांग्रेस की थी, उस वक्त सत्ता कांग्रेस की थी, दूर दूर तक बीजेपी का कोई संभावना नहीं थी। तब भी हम महसूस कर रहे थे कि किस तरह से पहले तो उन्होंने कैप्चर किया सुभाष चंद्र बोस को, वो भी उस तरह के धार्मिक नहीं थे, बहुत इनकलाबी शख्सियत थी। उनके साथियों में डॉक्टर आबिद हुसैन नाम के व्यक्ति थे, सुरैया तैयब जैसी खातून थी। फिर उन्होंने कैप्चर किया चंद्रशेखर आज़ाद को और हमारे देखते देखते उन्होंने निकल पहना दी भगत सिंह। तो जितने आइकन थे, जितने हमारे सामने जिन्हें मिसाल पेश करते हैं कि आइडियल हैं, वो सब अब उनकी नज़र में हिंदूवादी है। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी कि जब सब कुछ होता रहा हम उस पर शायद उतनी तेजी के साथ, उस बुलंद आवाज़ के साथ बोल नहीं पाए। और हम अपनी आने वाली जनरेशन को आज भी मैं महसूस करता हूँ, बहुत बैठे हैं अरशद कुरैशी, सुरेंद्र निश्चय हुआ करते थे, हम लोग के साथ एक प्रोग्राम भी बनाया था हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सोशियोलॉजी के, जेएनडी कॉलेज के, कि भाई हमारे बात की जो हमारे से पहले जो नस्ल जा रही है, हम बीच की नस्ल हैं, हमारे बाद की नस्ल आने वाली है, उस पर काम करने। हमारे देखते देखते दो नस्लें हम भी उस नस्ल में पहुंच गए जो हमसे पहले थी जा चुकी, लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो हमें करना था। आज जब हम देखते हैं सड़कों पर उस भीड़ को, नारे लगाती भीड़ को, संघर्ष करती भीड़ को, जो हमारी बात नहीं करती, भगत सिंह की बात नहीं करती, चंद्रशेखर की बात नहीं करती, सुखदेव और राजगुरु की बात नहीं करती, वो नाम जरूर लेती है, वो एजेंडा किसी और का होता है, जिसकी तरफ अभी कामरे ने इशारा किया। लोग कहते हैं कि आदमी मर जाता है उसके विचार जिंदा रहते हैं,
विचार का कोई आकार नहीं होता कि हम पहचान लें कि ये किसके विचार हैं, या होता तो मुझे बता दें। विचार जिंदा रखता है समाज, उसकी पीढ़ी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने दिल में। मुझे नहीं मालूम हमारे जनरेशन आने वाली जो हमारे सामने की जो बैठी है या हमारे घरों में है या स्कूलों में पढ़ रही है, वो कितना भगत सिंह को जानती है, कितना राजगुरु को जानती है, कितना सुखदेव को जानती है। और इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है झिझक कि जो सिस्टम यहाँ आया भगत सिंह ने का जिसका ख्वाब नहीं देखेगा, उस सिस्टम ने पहले दिन से उसकी पहली फारसी में कहावत है फिस्ट अव्वल, अगर पहली ईंट टेढ़ी रखी जाएगी ताश गया मीरावत दीवार का। अगर पहली ईंट किसी बिल्डिंग की आप टेढ़ी रख देंगे तो ऊपर तक की बिल्डिंग टेढ़ी जाएगी। तो जिस वक्त, जैसा अभी बात कर रहे थे कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, सच्ची बात तो यह है राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कि गोरे अंग्रेज गए, उनकी जगह काले अंग्रेज आ गए, देसी अंग्रेज आ गए। उनकी नीतियां वही हैं और आज भी दो बड़ी पार्टियों की नीतियां आएगी। पढ़े वो लड़ते दिखते हो, जो हमारी कॉमन नीति है उसकी इकोनॉमी की आर्थिक नीति है, उसमें कांग्रेस में और बीजेपी की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो सिस्टम है इसने भगत सिंह को भी खा लिया, इसने चंद्रशेखर को भी खा लिया। ये तो इनको वो और तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो इनको हिंदूवादी उग्रवादी लीडर बताकर के पहले इन्होंने जिस तरह इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अब हम राष्ट्र विरोधी तत्वों से लड़ाई लड़ेंगे भगत सिंह की तरफ। उनके यहाँ भगत सिंह का तस्वुर है। हमारे साथ एक काम करता था चौहान, ये जानते होंगे, अब वो हिंदूवादी लीडर है। पहले ऐसा था जैसे अभी गीता पड़ गया, वो ऐसा है क्योंकि उसमें बनने में बड़ा आसान है। उसकी मार्केट बड़ी चलती है, सबसे बढ़िया मार्केट नफरत की, तासुब की, सांप्रदायिकता की और धर्म की है। जो इसमें जाता है, जो उसको उस रास्ते को अपनाता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे बनी बनी मार्केट मिलती है, बड़ा बड़ा बाजार मिलता है, उसे सुनने वाले लोग मिलते हैं। इसलिए हम देखते हैं पूरे समाज में यही है, चाहे वो मस्जिद में या उजड़े में बैठा हुआ मौलवी या मुल्ला हो जो झाड़ फूक कर रहा है, या किसी मिंबर से भाषण देने वाला इमाम हो, या किसी मंदिर का पुजारी हो, या उससे भी बढ़ के आगे सारा ही झूठ हो, वो सब एक ही काम कर रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। अब तो फिल्मों को भी हथियार बना लिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाता। मैं अभी आपको शायद अखबार आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अखबार को चाटता हूँ और ना चाटूँ तो शायद जिंदा ना रहो। परसों के अखबार में खबर है, अभी तो हम जी कश्मीर की बात कर रहे हैं ना अरशद भाई, बिंदास नाम का कॉलम है अमर उजाला का, परसों का अमर उजाला उठाएं और उसको बिंदास में एक नीचे फीचर पढ़े खबर है। विपुल अमृतलाल शर्मा नाम के प्रोड्यूसर ने ऐलान किया है कि वो एक फिल्म बनाएंगे, हालांकि वो फिल्म पहले से सुना बना रहे हैं, फिल्म बनाएंगे द केरला स्टोरी। वो उसका फोकस क्या है, उसका थीम, कि मैं जो बात कह रहा हूँ उससे रिलेटेड कह रहा हूँ, उसका थीम क्या है कि 32,000 लड़कियां उनके बकौल 2010 से 2011 तक केरल की लापता हो गई, 32,000, और तब से सिलसिला जारी है। वो उसको रख के फोकस करके बनाई, उन्होंने उसका ट्रेलर भी जारी कर दिया, टीजर, और उसमें मैं तो नहीं खबर बता रही है, ये खबर बता रही है कि उसमें उस वक्त के अच्युतानंद नाम के कोई मुख्यमंत्री हैं, वो बताते हैं ये बात
कि 2010 से ऐसे ऐसे हो गया। अब 32,000 बेटियां किसी सूबे से गायब हो जाएं और हमारे और आपके लिए तो अचंभे की बात होगी। सरकार का अच्छा, हम वही बात जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अभी लिख कर आ रहा हूँ उस पर अपना वीकली, दर्शन भाई ने पूछ लिया मुझसे राइटर किस अभी हमारे ये जो हैं प्रधानमंत्री इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है मुस्लिम राज्यों में, मुस्लिम देशों में। अभी बता दूं, उसमें जो बात कही गई है खबर है वो ये भी है कि ये लड़कियां ISIS दाइश वो उस पर नहीं कर रहा है। जाहिर बात है वो कहाँ ले जा रहा होगा, इशारा भी दे दिया इस्लामिक क्षेत्रों में, वो इस्लामिक कंट्री में। तो हमारे प्रधानमंत्री जो सबसे चहीते हैं सऊदी अरब के, UAE के, दुबई के और सारे राज्यों के, और आप आज ही कश्मीर में हमारे जो वो हैं क्या बोले उसको इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति, वो तो वहाँ पैसा ही नहीं लगा रहे। वहाँ पैसा लगाने कौन आ रहा है कश्मीर में? उसी कंट्री के लोग। आज उनकी शायद मीटिंग भी है वहाँ। अगर वो 32,000 लड़कियाँ वहाँ गई और मोदी जी को सबसे बड़ा अवार्ड जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, सिविल अवार्ड उनको मिला, तो क्या मोदी जी को पता नहीं था कि 32,000 लड़कियाँ हमारे राज्य की गायब है, और ऐसे राज्य की जहाँ हमारी हुकूमत नहीं, जिसमें हम घेर सकते हैं और 356 की दर गिरा सकते हैं सरकार इसी मुद्दे पे। तो क्या मोदी जी को तो पता होगा ना, या IB को भी नहीं पता, या और किसी एजेंसी को नहीं पता कि 32,000 लड़कियाँ गायब हो गई और उसमें फिल्म बन रही है। क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है, और उसका ट्रेलर जारी होगा, इसलिए बन रही है कि मार्केट मौजूद है। उसने देख लिया अग्निहोत्री को क्या मतलब कश्मीर से। पूरी फिल्म जिन लोगों ने देखी, मैं जाना चाह रहा था, मुझे दोस्तों ने मना कर दिया, हम दिखा क्या आप मत जाओ भाई, क्यों ना जाओ, कि वो या तो आप उनके साथ भारत माता के नारा लगाना, ये क्या मेट्रो में लगा रहे हैं, लेकिन अगर पहचान दिएगा तो मतलब क्या होगा, क्यों आप सोचिए। फिर भी हम हिम्मत करके एक सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच गए। आदत थी पूछ रहे, लेकिन नहीं पूछा। कुछ चेहरे तो वाकई ऐसे थे जिनके भिगे हुए चेहरे थे, जिन्हें पीड़ा थी कि बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार हुआ, जुल्म देख के। तो अगर अभी किसी बच्चे पे, किसी कुत्ते के पिल्ले पे कोई घटना हो जाए तो हम लोग दहल उठते हैं, वो तो पूरी फिल्म मारा है। तो लेकिन अधिकतर वो लोग थे जो उम्र नारे लगाते हुए बाहर निकल रही थी, जिनके चेहरों पे गुस्सा था, जिनके चेहरों पे नफरत थी, किसके खिलाफ थी। और मैं मान लूँ अगर ऐसे ही है जैसा वो बताना चाहता है, तो जाहिर बात है वो कश्मीर के आतंकवादी होंगे, भाई मान लूँ इस्लामिक हो गए उनके बकौल, मान लो इस्लाम ऐसा ही है, मैं इसको मान लो सारा कश्मीर ऐसा होगा, क्या सारे भारत के मुसलमान ऐसे हैं? जिसको पेंट कर रहा है हम शायद जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे सामने चैलेंज कितना बड़ा है, हमारे सामने खतरा कितना बड़ा है, हम उसकी संगीनी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो बीजेपी विरोधी कहते हैं, जो मुसलमानों में आके संघ के खिलाफ बोलते हैं और फिर बाद में संघ के नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ सोए हुए हैं? क्या उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा होगा? अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। उनको नहीं पता, वो तो बता रहा है कि उसका पूरा 2010 की उस पर तारीख पड़ी हुई है जो ट्रेलर है, और उसके जो अल्फाबेट है, जो उसके शब्द हैं, सेम उसी तरह के हैं, उसी तरह के हैं जैसा कि कश्मीर फाइल के। तो जब वो फिल्म आएगी, क्या वो क्या करेगी? इस फिल्म ने जो कुछ किया वो क्या करेगी? ये वही करेगी जो 1930 में जर्मनी में हिटलर ने किया था। उसने सारे हथियार इस्तेमाल किए, उसने फिल्में भी इस्तेमाल की, हम उधर ही जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, बात को शॉर्ट कर रहा हूँ कि हम कहते हैं कि विचार जिंदा रहते हैं, विचार समाज में जिंदा रहते हैं। अगर भगत सिंह के, सुखदेव के, राजगुरु के विचार जिंदा होते, कामरेड इंतखाब,
अगर विचार जिंदा होते तो ये स्थिति ना होती जो हम देख रहे हैं। विचार तो लड़ने को उकसाते हैं, विचार तो मुखालफत में उभारते हैं। जब विचार नहीं है, समाज विचारहीन हो रहा है या होने लगा है, तो आज हम जो बात मैंने आपसे कही, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ एक भगत सिंह की नहीं, लाखों भगत सिंह चाहिए उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और भगत सिंह मेरे घर में ना पैदा हो, वो आपके यहाँ पैदा होना चाहिए।